हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10वीं की पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो मैं आज वास्तविक संख्या आपको बताऊँगा पूरा डिटेल्स में, एकदम जीरो लेवल से। तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले एक रिमाइंडर है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन सी वीडियो कब अपलोड हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ वास्तविक संख्या के आप पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे, 9वीं में भी पढ़े होंगे, 8वीं में भी पढ़े होंगे, 7वीं में भी पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। दो प्रकार का, पहला एक परिमेय संख्या और दूसरा होगा वो अपरिमेय संख्या। अब इसमें समुच्चय मतलब क्या होता है? अगर आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो समुच्चय मतलब सेट, इसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं किसी चीज़ का सेट, जैसे चूड़ी लेते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि ये सेट अलग है, ये सेट अलग है। तो सेट में मतलब बहुत सारे चीज़ है, बहुत चूड़ी है तो एक सेट बना। इसी तरह से परिमेय संख्या के बहुत संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, सभी को मिला देते हैं तो वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे 1, √2, √5, 6, 8 ऐसे लिख के दे दिया जाए कि ये सेट है। तो बताइए कि ये सेट कौन सी संख्या है? तो आप बोलिएगा ये सेट जो है वो वास्तविक संख्या है। चलिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या किसी संख्या को जब P/Q, X/Y, A/B कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ P/Q ले लिए, तो P/Q के रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ ये जो नीचे वाला Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जो किसी संख्या लिखे 8 लिखे और 8/0 करेंगे तो ये संख्या नहीं होता है, इसको संख्या नहीं मानेंगे, ये अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है उसी को अपरिभाषित कहते हैं। तो किसी भी संख्या को नीचे में 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर जो 0 हुआ तो वो अपरिभाषित हो गया। तो परिमेय संख्या में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में 8 भी एक परिमेय संख्या है। अब कहिएगा 8 तो P/Q के रूप में नहीं है, 8 P/Q के रूप में है। 8 को हम 8/1 में लिख सकते हैं। 8/1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P/Q के रूप में यहाँ है। जब P/Q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। दूसरा है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो दूसरा जो अपरिमेय संख्या है उसका डिफिनेशन क्या है? जब किसी भी संख्या का वर्गमूल तो जानते हैं, कोई भी संख्या लिए उसका वर्गमूल कर रहे हैं, पूरा ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 3 संख्या लिए और उस 3 को वर्गमूल कर रहे हैं, तो 3 का वर्गमूल पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये अपरिमेय संख्या है। √2 का पूरा वर्गमूल हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्या है। √5 का पूरा वर्गमूल हो रहा है? नहीं हो रहा है तो अपरिमेय संख्या। अब पूर्णांक संख्या जब आप इक्वल विभाजन और आधारभूत प्रमेय पढ़ाएंगे तो उसमें पूर्णांक संख्या लगता है, इसलिए पूर्णांक संख्या का भी हम डिफिनेशन देते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? जिस संख्या का दशमलव में नहीं लिखा हुआ रहे या उसका परिणाम दशमलव में ना आए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से डिफिनेशन दोहरा देते हैं एक बार। जिस संख्या का दशमलव में नहीं लिखा हुआ रहे या उसका परिणाम दशमलव में ना आए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसका परिणाम जैसे कहिएगा कि √3 भी तो दशमलव में नहीं है लिखा हुआ, लेकिन इसका परिणाम जो √3 कीजिएगा
इसका वर्गमूल निकालेगा तो वो दशमलव में आ जाएगा। जब दशमलव में आ जाएगा तो √3 पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। जैसे कोई दे दिया आपको 2.5, अब वो पूछ दिया क्या ये परिमेय संख्या क्या ये पूर्णांक संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं। वो बोलेगा कैसे नहीं, तो कहिएगा कि ये दशमलव में लिखा हुआ है 2.5। जब किसी संख्या को दशमलव में लिख देते हैं तो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे दीजिए -1, -5, -6, 0, 4, 5, 6, ये सभी क्या है पूर्णांक संख्या है। 0 है तो 0.5 कोई दे दिया तो इसको आप पूर्णांक संख्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट में है, यानी कि दशमलव में है। इंग्लिश में बोलते हैं दशमलव को पॉइंट, तो दशमलव में है इसलिए पूर्णांक संख्या नहीं है। अब पूर्णांक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णांक धनात्मक, दूसरा पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक किसको कहेंगे, जिसको आगे कुछ चिन्ह नहीं मिल रहे, प्लस रहता है लेकिन यहाँ पे छिपा हुआ है प्लस, इसको 0 का +0 लिख सकते हैं यहाँ जो, बट 0 कोई नॉन निगेटिव नंबर ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, 0 में नहीं प्लस लगा सकते हैं आप, 0 हमेशा न्यूट्रल रहता है। इसको 4 को आप +4 लिख सकते हैं, 5 को आप +5, 6 को आप +6 लिख सकते हैं। बट जो ऋणात्मक रहेगा वो हमेशा माइनस दे के लिखेगा। तो जब -1 है तो ये कौन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। -5 है तो ऋणात्मक पूर्णांक, -6 है तो ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से हम 10वीं क्लास में जो पढ़ना है स्टार्ट हो रहा है, उधर से थोड़ा सा हम आपको कुछ जानकारी दे दी। तो क्या करा है, हम कक्षा 10वीं में यूक्लिड विभाजन और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यूक्लिड मतलब यूक्लिड किसी वैज्ञानिक था जो इस विधि का खोजा, तो अपने नाम पर लिख दिया यूक्लिड। विभाजन मतलब ये बता रहा है कि जो प्रमेय खोजे हैं उसमें बांटा, किसी संख्या को बांटना यानी किसी संख्या को भागा देना ही विभाजन कहलाता है। विभाजन हो गया। प्रमेय क्या है, किसी भी कथन को प्रूफ करना, साबित करना ही प्रमेय कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की। पूर्णांक इसलिए हम बता दिए, पूर्णांक क्या है अब तो जान गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाज्यता मतलब भागा देगा से किसी रूप से संबंधित है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप कर रहा है, साधारण रूप में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक घनात्मक पूर्णांक आया, किसको कहेंगे, जो प्लस में रहेगा। ए को किसी अन्य घनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, घनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, बी से इस प्रकार विभाजित किया जाए कि शेषफल, यानी ए को बी में भागा देंगे तो शेषफल आर प्राप्त होगा, मतलब आएगा जो बी से छोटा होगा। तो ये जो आर होगा बी से छोटा होगा। और इसी विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। दूसरा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, तो आप पहले ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा है, हम इसको मैथ के अनुसार समझें। किसी भी भाज्य संख्या जानते हैं, जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए, जैसे अगर जो आपको 3 दे, 3 कोई भी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब आपको दे दे 8 कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसको एलसीएम के जैसे लगाएंगे, 2 से भागा दिए तो 4 आया, फिर 4 में 2 से भागा दिए तो 2 आया, अब 2 में भागा दिए तो 1 आया, 1 नहीं लिखेंगे तो ये 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, तो 8 को 2 गुने 2 के रूप में लिख दिए। अब ये 2 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 को किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग सकता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना, क्या हम बोल रहे हैं भाज्य संख्या मतलब जो कटे वाला है, कटे वाला संख्या को अगर जो नहीं कटे वाला संख्या के रूप गुना के रूप में लिख दिए तो उसी को अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं।
यहाँ थोड़ा सा लिख दें, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग गणित के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अब अंकगणित का जो है आधारभूत प्रमेय, उसका डिफिनेशन थोड़ा किताब के भाषा में लिख दिए। किताब के भाषा में नहीं लिखे, हम अपने मतलब डिफिनेशन लाइक लिख दिए। कैसे लिख दे सकते हैं आप, जब बोर्ड में आए तो प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की विधि ही क्या कहलाते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। जैसे 8 को 2 गुने 2 के रूप में, 9 का 3 गुने 3 के रूप में। 2 का लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 3 का नहीं लिख सकते, 5 का नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में कैसे फिर लिखेंगे? ये खुद का जब अभाज्य है तो फिर इसको अभाज्य में कैसे, ये भाज्य है तब हम इसको अभाज्य के रूप में लिख रहे हैं। चलिए, इक्वल विभाजन हो गया, आधारभूत प्रमेय हो गया, डिटेल में समझा दिए। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे, मतलब समाप्त करेंगे। क्वेश्चन पहला है कि संख्या 4 के पावर मतलब समझते हैं ना, जैसे 4 के पावर 2 है तो 4 2 बार लिखेंगे। 4 के पावर 3 है तो 4 3 बार लिखेंगे, समझे? इसलिए 4 के पावर n है तो 4 कितना बार जाएगा कोई पता नहीं। n अगर जो आप मान लीजिए 5 है तो 4 5 बार जाएगा। अगर जो n के मान पते हैं नहीं तो डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। संख्या के n पर विचार कीजिए जहाँ n का कोई ऐसा मान है, n का आप कोई ऐसा मान लेंगे जिसके लिए 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो जाए। 4 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है, मतलब 4 के पावर n ऐसे लिए, n ऐसे 4 के पावर n लिया, n का मान कोई वैल्यू रख दिए तो जो n को गुना करके लाए, जैसे n बराबर 2 लिखे तो 4 गुने 4 लिखे तो 4 चक 16 आया। एक लास्ट में 0 नहीं, लास्ट में 0 खोज रहा है, मतलब 0 कब होता है? 20 होता है। 4 5 20। 0 कब होता है? 40 रहता है तब होता है। 4 वाला में ही होना चाहिए। 4 का पहाड़ में आता है ना 20, 4 नहीं के 40, और क्या, और आगे कोई नहीं है। अब 0 आ रहा है तो ये कब आएगा? तो 4 गुने 5, मतलब 4 गुने 5 के रूप में रहेगा, तभी आप को लास्ट में 0 आया, अंतिम में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसी को हम जो ऐसे दिखाएं कि 4 गुने 5 के रूप में होना ही है। अब 4 गुने 5 के रूप में होना ही है तब आपको क्या आएगा? लास्ट में 0 आएगा, लेकिन 4 गुने 5 के रूप में नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा उसको लिख दिए, खाली लैंग्वेज आप भी लिख दीजिएगा, हो जाएगा। बोर्ड में एक क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है। यदि किसी n के लिए संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। सही बात है, मतलब 20 0 है तो 5 से भागा 20 में लगाएंगे तो पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन 4n बराबर कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 2n। इसका मतलब क्या होगा? 4 के पावर n है ना, अंदर में इसे 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको n लिख सकते हैं। 2 कई बार है? 2 बार है तो 2 के पावर 2 और n लिख सकते हैं। इसको गुना हो जाएगा 2 के पावर 2n, ऐसे समझिए। जैसे a के पावर n m, तो क्या लिखते थे? a के पावर m इंटू n लिखते थे ना, वैसे ही किए तो यहाँ ऐसे लिख दिए। इसका मतलब ये जो 2 है अभाज्य संख्या खुद है, n के मान कितनों देंगे तो 2 गुने 2 के रूप में सिर्फ आएगा। गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 इसमें आ ही नहीं रहा। इसका मतलब होगा कि 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 ही है, इसलिए ये 5 से विभाज्य नहीं होगा। इतना लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाए। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संख्या 6 और 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाल। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब 6 का अभाज्य में करेंगे तो 6 को कितना से लगाएंगे? पहले तो 2 से स्टार्ट करते हैं, अभाज्य में 2 से स्टार्टिंग करेंगे। 2 से लगाए 3 आया, अब 2 से लगाएंगे 3 कटेगा? नहीं कट रहा है, अब किसी से नहीं कट रहा है, इसको क्या लिख दिए? 6 को 2 गुने 3, यहाँ 2 गुने 3, 2 कई बार है? 1 बार, तो 2 के पावर 1 हो गया। 3 कई बार है? 1 बार, तो 3 के पावर 1 हो गया। अब 20 को आप फिर 2 से लगाए 10 आए, 2 से लगाए 5 आए। अब 5 किससे कटेगा? नहीं कटेगा, इसको लेके 2 गुने 5। 2 कई बार है? 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिख दी। 5 कई बार है? 1 बार है, तो
5 की पावर 1 लिख दिया। अब कैसे तो निकालेंगे, HCF 6 और 20 का 2 की पावर 1 हुआ। क्यों ये 2 की पावर 1 हुआ? क्योंकि 2 की पावर 1 ही दोनों में मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है। देखिए ये है ना, इसमें भी 2 की पावर 1 है और इसमें भी 2 की पावर 1 है। कैसे है तो आगे लिखते हैं, इसी को आप 2 की पावर 1 गुने 2 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1 लिखें तो ये मिल रहा है। जो मिलेगा दोनों में सेम सेम रहेगा वो आप HCF लिख दीजिएगा। तो 2 की पावर 1 हो गया। अब LCM क्या लिखेंगे, LCM लिखने के लिए यहाँ लिखे, यहाँ सबसे बड़ा घात वाले और जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना करेंगे। तो सबसे बड़ा कितना है, ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन बड़का कौन है, 2 के पावर 2 है। तो 2 के पावर 2 पहले लिख दिए। उसके बाद 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो दोनों में नहीं मिल रहा है तो 5 भी लिख दिए। 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 3 भी लिख दिए। इसको गुना करके जो लाइएगा वो आपको LCM हो जाएगा, ये आपको HCF हो। अब कैसे चेक करेंगे कि सही है या गलत, तो जो पढ़े होंगे 4 क्लास 5 क्लास में, कैसे निकालने के लिए 6 बाहर 20 यहाँ लिखेंगे। कैसे लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 लगाए, कितना आया 2 आया। अब ये जो 2 आया 6 लाए, 2 तिया 6 कट गया। जो इधर आया वो HCF हो गया। तो HCF बराबर 2। वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाएगा, LCM वैसे ही निकाल लेंगे। LCM कैसे निकालेंगे, 6 और 20 का LCM कैसे होता है वो करके निकालेंगे, गुना करेंगे, एकदम सेम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। अगले वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे और NCERT से भी क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।